हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लिटरेरी टर्म्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक तरह का इंट्रोडक्शन होगा सारे लिटरेरी टर्म्स के लिए और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू भी करूँगा। हाउ डज़ वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोइट्री? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डेफिनेशन देके पूछ लेते हैं ये किसकी पोइट्री किसकी डेफिनेशन है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। और ये कब होता है? ये इट इज़ अंडर द लॉ ऑफ पोइटिक ट्रुथ एंड पोइटिक ब्यूटी। ठीक है भाई साहब। पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मतलब जब पावरफुल फीलिंग्स हमारे हार्ट में इमर्ज हों और वो इतनी ओवरफ्लो कर जाएं कि हमको कुछ लिखने पे विवश कर दें, दैट इज़ कॉल्ड पोइट्री। और ये कब होती हैं? ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? हमारे इमोशंस से, जो कि रिकलेक्ट करते हैं हम लोग, इकट्ठा करते हैं। कब? जब हम ट्रैंक्विलिटी में होते हैं, बहुत ही शांति में होते हैं। ठीक है। तो पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स टेकिंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इस बात पर मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि अभी उड़ीसा का एक केस सुना था मैंने कई महीने पहले कि एक लड़की थी, वो भात होता है पका हुआ चावल, तो वो चिल्लाते चिल्लाते भात भात चिल्लाते हुए डेथ हो गई उसकी। मतलब उसको खाने को नहीं मिला, भूख से वो मर गई। तो इस पे सब लोगों ने दुख व्यक्त किया और कहा चलो ठीक है, गलत हो गया वगैरह वगैरह। मगर एक बंदा था, वो क्या किया, उसके जो पावरफुल फीलिंग्स थी वो ओवरफ्लो हो गई और उसने क्या किया, उस पर एक पोइट्री लिख दी। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि हम, और वो कब लिखा? उसी वक्त नहीं कि जैसे वो उसकी हाल सुना होगा तुरंत लिख दिया, बैठा होगा कुछ देर, तब हमको, जब वो ट्रैंक्विलिटी में गया होगा, शांत हुआ होगा उसका मन, मगर उसके इमोशंस लगातार जाग रहे होंगे, तो उसने इस बारे में पोइट्री लिख दी। आगे देखते हैं। व्हाट डज किड्स मीन बाय निगेटिव कैपेबिलिटी? तो निगेटिव कैपेबिलिटी एक तरह का ये समझिए कि आप जैसे कि नॉवलिस्ट हैं, ठीक है, और वो ही क्या कर रहा है, गुड कैरेक्टर भी बना रहा है और वही क्या कर रहा है, बैड कैरेक्टर भी बना रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि पोइट की जो खुद की पर्सनैलिटी है वो ना गुड में आनी चाहिए, ना ही वो बैड में आनी चाहिए। तो इस चीज़ को किड्स की नज़र में निगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। मतलब कि पोइट की या फिर नॉवलिस्ट की या फिर किसी भी स्टोरी राइटर की खुद की आइडेंटिटी कुछ नहीं होती है। Keats means to say that a poet has no personality of his own. He assumes, वो assume कर लेता है किसकी? The personality of the character, उसी को वो assume कर लेता है। He creates, जिसको वो खुद create कर रहा है। ठीक है। अगर वो good create कर रहा है तो वो good बन जाएगा, अगर वो bad create कर रहा है तो bad बन जाएगा। The poet has none, no identity, उसकी खुद की कोई identity नहीं होती है। He is certainly the most unpoetical of all God's creatures. आगे देखते हैं। On what basis does Shelley calls a poet अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड? तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि पोइट्स को अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड किसने बोला है? तो वो है शैली है। और क्यों बोला है? बिकॉज ऑन द अकाउंट ऑफ द प्रोफाउंड विजडम कंटेंट इन दियर पोइट्री। तो उनकी पोइट्री में प्रोफाउंड मतलब ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है, विजडम होता है। इसकी वजह से उन्होंने क्या बोला उसको? लेजिस्लेटर्स हैं, रूल्स बनाने वाले हैं। अ ग्रेट पोएम इज़ अ फाउंटेन फॉर एवर ओवरफ्लोइंग विद द वाटर्स ऑफ विजडम एंड डिलाइट एन अनकंसीव्ड डिलाइट। व्हाट इज पोएटिक जस्टिस? ओके, तो सबसे पहली बात तो इस टर्म को थॉमस राइमर ने कॉइन किया था। इट मीन्स एग्जैक्ट रिवॉर्ड और पनिशमेंट गिवन टू द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू हिज गुड और बैड डीड्स। तो जैसे वो अच्छा करेगा तो अच्छा होगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। दिस एग्जैक्टनेस ऑफ जस्टिस इज पॉसिबल ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ पोएट्री। तो ये जो सही के साथ सही और गलत के साथ गलत होना, ये कहाँ में होता है? सिर्फ वर्ल्ड ऑफ पोएट्री में होता है। मुझे एक बात याद आ रही है, यहाँ पे एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। मैं और मेरा दोस्त अविनाश, हम दोनों तनु वेट्स मनु का जो सेकंड वाला पार्ट था वो देख के आ रहे। इसमें जो कैरेक्टर थी जिसका नाम था शायद दत्तो, ओके, तो जो स्पोर्ट्स खेलती थी। तो जब हम दोनों बाहर निकल रहे थे मूवी देख के, तो फिर अविनाश ने बोला कि यार विशाल, पता है इस मूवी में पोएटिक जस्टिस नहीं था। तो मैंने कहा कैसे? तो कह रहा है यार दत्तो जो है, शी वॉज अ गुड कैरेक्टर, मगर उसके साथ लास्ट में क्या होता है, बुरा हो जाता है। तो इस मूवी तो ठीक थी, मगर इस मूवी में पोएटिक जस्टिस नहीं था। मतलब इसमें अच्छे के साथ बुरा हो गया। ठीक है, बेवकूफ़ी रहती है उन दोनों की, तनु और मनु की, बीच में दत्तो पिस जाती है। तो ये मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है। थैंक यू अविनाश। व्हाट इज़ मेंट बाय पोएटिक लाइसेंस? तो पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? इट इज़ अ सर्टेन लिबर्टी, अमाउंट ऑफ लिबर्टी enjoyed by the poets in the use of grammar, word order, okay, यहाँ स्पेस है, coinage of words in order to produce greater poetic effect। तो भाई साहब ग्रामर फॉलो नहीं करनी होती, वर्ड ऑर्डर फॉलो नहीं करना होता, बस वही है पोएटिक जस्ट लाइसेंस बोलते हैं इसको। सिनेमैटिक लाइसेंस भी होता है,
जहाँ पे हीरो को इम्पैक्टफुल दिखाने के लिए कुछ भी दिखा देते हैं कि एक बंदा है और ऐसे मारा कि 15 आदमी एक बार में हवा में उड़ गए। तो दिस इज सिनेमैटिक लाइसेंस, खास करके साउथ इंडियन फिल्मों में। द ग्रेटेस्ट मोस्ट सब्लाइम फॉर्म ऑफ पोएट्री, द epic is a long poem divided into several books celebrating the life, heroic deeds and achievements of a national hero, whether historical or legendary। अगर इसकी हमको डेफिनेशन देनी है तो एम एच एब्रम्स की एक बुक है, अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, उसको आप खरीद के कभी पढ़ भी सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। An epic is a long narrative poem on a great and serious subject. Great and serious subject, I repeat, related in a elevated style, मतलब कि उसको हल्का सा एलिवेट करके बढ़ा के लिख देते हैं, and centered on a heroic or quasi-divine figure on whose action depends the fate of a tribe, nation or a human race। तो ऐसे आदमी की कहानी जिसके ऊपर किसी पूरी ट्राइब, नेशन या ह्यूमन रेस का फ्यूचर डिपेंड करे, अकेले बंदे के ऊपर, तो ऐसी जब कोई कहानी लिखी जाएगी तो उसको इपिक का दर्जा दिया जाएगा, मगर ये एक पोएम की फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं ग्रेट और सीरियस वर्ड पे क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा था, क्योंकि इसी का ठीक उल्टा है मॉक इपिक, मतलब इपिक का मजाक उड़ाना, मॉक हीरोइक पोएम। द मॉक इपिक इज अ पैरोडी ऑफ रियल इपिक, पैरोडी मतलब मजाक उड़ाने वाले गाने। In a light, non-serious mood, it is written on a very trivial, मतलब non-important or funny incident on which a garb of classical conventions of a real epic is overlaid. What is a sonnet? The term sonnet is derived from the Italian sonetto, which means a little sound. It is a musical poem in 14 lines written in iambic pentameter linked by an intricate rhyme scheme. आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, मैंने कई बार समझाया हुआ है। डिफाइन एन ओड। एन ओड इज अ लॉन्ग लिरिकल पोएम, सीरियस इन सब्जेक्ट, एलिवेटेड इन स्टाइल एंड elaborate in its stanzaic structure. It is in the form of an address to the object or a person about whom it is written. What is a Pindaric? The Pindaric odes are written on the model of the odes written by Pindar, the great Greek poet. They are choric in character and designed to be sung by a troupe of dancers in churches and public hall। तो मतलब वैसा ये ज़्यादातर poems कोरस में गाई जाती हैं। What is a lyric? Lyric word एक musical instrument होता था lyre, उससे बना है। A lyric is a short musical composition meant to be sung to the accompaniment of a lyre by a single singer। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसीलिए हम लोग जितने भी गाने होते हैं उनमें जो बोल होते हैं उसको लिरिक्स बोलते हैं ना, उनको ओड नहीं बोला, उनको सोनेट नहीं बोला, उनको लिरिक्स बोला, क्योंकि बिकॉज दे आर मेंट टू बी संग। नाउ द टर्म इज यूज्ड बाय for any short non-narrative poem expressing a single thought or feeling of the poet। What is idyll? The origin of idyll may be traced back to the Greek poet Theocritus. Idyll are small lyrical poems generally describing the scenes or pleasures of rural countryside। Rural countryside, they depict country life as realistically, pictorially as possible। What is a pastoral? ये लगभग सेम होते हैं, ideal और pastoral। The ideal and pastoral have the same genre। Pastorals are conventional poems describing the peace, simplicity, innocence and happy life of the shepherds in an idealized natural setting। Very simple it is। What is an elegy? An elegy is essentially a poem of mourning और lamentation, मतलब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, on the death of some particular person। In the wider sense, it may also be a poem of mourning on the morality and vanity of human life in। What is a pastoral elegy? Pastoral के भी पिछले ही स्लाइड में बात की है मैंने कि ये क्या है, एक तरह से रूरल लाइफ को दिखाने वाली पोएम होती है। तो अब ये जब पेस्टोरल एलेजी बनेगी तो क्या बनेगी? इट इज़ एन एलेजी कास्ट इनटू द कन्वेंशनल पेस्टोरल फॉर्म। इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द पोएट इज़ अ शेफर्ड मॉर्निंग द डेथ ऑफ अ फेलो शेफर्ड। तो ये माना जाता है कि एक शेफर्ड गा रहा है और वो किसकी मौत को लिए रो रहा है? अपने ही फेलो शेफर्ड की। द होल इमेजरी of goats, sheep, pastors, pastoral gods, goddesses
इज़ ड्रॉन इन इट। तो सर लगभग गांव की जितनी भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं सब इसमें लाने की कोशिश करते हैं। और इसका सही एग्जाम्पल है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। वॉट इज़ अ बैलेड। तो यहाँ पे लगभग मैंने सारी पोएम्स को बारी बारी से कवर कर लिया हुआ है, ये लास्ट है। द वर्ड बैलेड लिटरली मीन्स अ डांस सॉन्ग। Troops of wandering singers used to sing them from village to village. They generally sang of the brave deeds and heroic exploits of historical or legendary heroes और knights. झांसी की रानी के ऊपर, लक्ष्मीबाई के ऊपर जितने भी गाने लिखे गए हैं तो दे आर अ काइंड ऑफ बैलेड विच passes from one generation to next generation verbally. ओके, तो दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू लव्ड इट। और आगे मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।